नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक एलआईसी के आईपीओ पर मेगा कवरेज। बिस्तक पे आप देख रहे हैं और मेरे साथ अविनाश गुरशेखर साहब इस समय मौजूद हैं। आपकी मदद करेंगे कि अगर आपने एलआईसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना हो या फिर आप इन्वेस्ट करने का मूड ही बना रहे हो, तो ये आईपीओ कैसा है, इसकी वैल्यूएशंस कैसी हैं और क्या इसमें शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ अविनाश जी मौजूद है। अविनाश जी नमस्कार। सबसे पहले तो बड़ा दिन है सर इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। एलआईसी अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आया है 21,000 करोड़ रुपए का। इस आईपीओ में अभी तक तो जितनी भी बातें सामने आई हैं उसमें यही है कि वैल्यूएशन जो है, प्राइस बैंड जो है वो ठीक रखा गया है, लेकिन आप इन्वेस्टर्स को मैसेज क्या देंगे मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? गुड मॉर्निंग रजत। देखिए एलआईसी का आईपीओ जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ है। नए निवेशक भी बाजार में आएंगे, नए डीपी अकाउंट्स भी खुलेंगे। हमको लग रहा है कि देखिए जो न्यू इन्वेस्टर्स है और जो एग्जिस्टिंग निवेशक है, इनको एलआईसी के आईपीओ को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कोई बम्पर लिस्टिंग एलआईसी की होगी ऐसा लग नहीं रहा है। बट डेफिनेटली जिस प्राइस पे ये ऑफर किया गया है रिटेल निवेशकों के लिए, काफी अट्रैक्टिव है, काफी जगह है पैसा बनाने के लिए। लेकिन जो भी निवेशक इसमें पैसा डालेगा, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेशक का रवैया रखे, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर प्योरली कोई पैसा डाल रहा है तो हो सकता है कि आपको 100-150 रुपया या 200 रुपया का एक मामूली अपसाइड मिलेगा। बट जो सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन होगा वो लॉन्ग टर्म से होगा। और मेरे ख्याल से एलआईसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मार्केट शेयर 60-65% है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, अंडर इंश्योरेंस हमारी जो कंट्री में होता है वो बहुत ही कम है। तो आगे के लिए रोड मैप बहुत स्ट्रांग है और काफी ट्रिगर्स है एलआईसी में, जो मेरे ख्याल से पब्लिक इश्यू के बाद एक बार कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है तो इसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई देगा। तो नेट नेट यही है कि थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए लगाइए, क्योंकि रिटेल निवेशकों को शायद बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद होगी तो वो शायद आएगी नहीं, बट लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा बनेगा। चलिए, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, बम्पर लिस्टिंग की उतनी उम्मीद तो अभी नहीं की जा सकती, लेकिन सर वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक ही कोट देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो 949 रुपीज का जो अपर बैंड पे अगर प्राइस देखें, अगर यही तय हो जाता है तो क्या ये बहुत ल्यूक्रेटिव समझा जाएगा? क्योंकि पॉलिसी धारकों को तो 60 रुपीज और रिटेल निवेशकों को और एम्प्लॉयज को 45 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उस लिहाज से लिस्टिंग जो भी हो पैसा बनी जाएगा अल्टीमेटली, या फिर थोड़ी फीकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए पहली बात तो अभी जो एलआईसी डाइवर्स्ट कर रहा है वो 3.5% है, तो फ्लोटिंग स्टॉक तो बहुत कम रहेगा। इनफैक्ट 97.5% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक को कोई डिस्काउंट पे खोलने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। और जिस प्राइस पे रिटेल निवेशकों को, पॉलिसी होल्डर्स को दिया जा रहा है, वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे आप भी कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा है, शॉर्ट टर्म में अच्छा थोड़ा सा पैसा बन सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ के लिए अगर किसी को इस शेयर में रहना है तो थोड़ा सा लंबा समय रखना जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि इसमें कोई बड़ा खतरा है, ऐसा कोई खतरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ज्यादातर फ्लोटिंग स्टॉक अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ज्यादा गिरावट ये आईपीओ के प्राइस से आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अच्छा, आप कोई भी सवाल जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो एलआईसी के आईपीओ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अगर कोई भी बारीकी जानना चाहते हैं तो आप जरूर क्वेश्चन पूछें। अच्छा सर, वैल्यूएशन टर्म जो बार बार डिस्कस हो रही है, और हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू एलआईसी की ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले भी बहुत सही है, लेकिन ओवरऑल इंश्योरेंस एज अ सेक्टर, इंश्योरेंस एज अ कंपनीज अभी आपको कैसी लग रही है? मूड माहौल इंश्योरेंस सेक्टर का, बाजार क्योंकि बहुत बड़ी चाल दिखा नहीं रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनियों का आउटलुक आपको कैसा लगता है ओवर नियर टर्म एंड इस साल के लिए? देखिए पहली बात तो जो चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आ गए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जो लिस्टेड है, जैसे कि एसबीआई लाइफ के नतीजे आ गए हैं, आईसीआईसीआई प्रू के आ गए हैं, एचडीएफसी लाइफ के आ गए। तो इसमें हमने एक बात देखी है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, दैट इज सिक्वेंशियली दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले में और ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ अच्छी आई है। कोविड के केसेस अभी कम हो चुके हैं, हालांकि अभी थोड़ी बहुत हम सुन रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोविड का अगर खतरा ज्यादा FY23 में आता नहीं है तो प्रोविजनिंग काफी कम रहेगी। देखिए ये सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत ज्यादा कोविड के प्रोविजंस किए थे, इनके क्लेम्स भी काफी बढ़ गए थे। तो ये शायद अगर कोविड नहीं आता है तो इनके लिए काफी अच्छा साल FY23 साबित होगा। और मुझे लग रहा है कि बोथ LIC एज वेल एज सारे जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 साल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत चैलेंजिंग था। क्लेम्स बढ़ गए थे, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, तो इनके लिए दिक्कत थी कि इनका क्लेम रेशियो भी काफी ज्यादा हो गया था। हम्म।
तो क्लेम रेशियो देखना होगा कि एलआईसी कैसे देता है। और सर मार्केट शेयर थोड़ा लूज करती चली जा रही है, ये कंसर्न है। देखिए कंसर्न्स गिनवाने जरूरी है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या है किसी भी आईपीओ को लेकर। तो जो मार्केट शेयर 64% 65% के आसपास का है कि वो और भी कम होगा, और एलआईसी बहुत बड़ा एक जायंट है, एक मैमथ कंपनी है, बहुत बड़ी है। तो उस लिहाज से ये जो नए प्लेयर्स आ गए हैं एकदम से, ये एग्रेसिव रहेंगे। मार्जिन्स एलआईसी की पॉलिसीज जो ये देते हैं वो लो मार्जिन पॉलिसीज होती हैं, ऐसे भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं निवेशकों ने। तो उसको लेकर आपको ग्रोथ आउटलुक कैसा लग रहा है एलआईसी का? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि एलआईसी मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गंवा रहा है, लेकिन एक बात होती है कि एक बार कंपनी पब्लिक इशू करती है, कॉर्पोरेट लिस्ट होता है, तो उसके बाद एफिशिएंसीज आती है। देखिए अभी तक तो गवर्नमेंट आई मीन एलआईसी एक सरकारी कंपनी थी, अभी भी लार्जली सरकारी है, लेकिन एक बार पब्लिक इशू के बाद हमको लग रहा है कि ये एफिशिएंसीज आएंगी। दूसरी बात, मार्जिन इसलिए लो है क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस एन्युटी का शेयर से आता है, जहां पे मार्जिन कम होते हैं। प्रोटेक्शन से ज्यादातर मार्जिन अच्छे आते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर और यूलिप होता है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफी डोमिनेंट है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले 1-2 सालों में एलआईसी जरूर कोशिश करेगा कि प्रोटेक्शन का शेयर बढ़े, मार्जिन डेफिनेटली इसमें इजाफा हो। और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस प्राइस पे जो आपको ऑफर मिल रही है, देखिए अल्टीमेटली जो भी नेगेटिव्स पॉजिटिव्स है वो आपको शेयर के ऑफरिंग के प्राइस में देखना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव है। अच्छा अविनाश सर, जो एलआईसी में एंकर बुक को जो रिस्पॉन्स मिला है ना सर, वो बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। 5,627 करोड़ रुपए की एंकर बुक थी, लगभग 5.92 करोड़ शेयर्स ऑफर में थे एंकर्स के लिए, लेकिन उसके मुकाबले ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर है। और क्या बढ़ चढ़ के बोलियां आई हैं, 7,500 करोड़ की बोली तो लास्ट जो आंकड़ा आया था उसके मुताबिक देखने को मिली है। और इसमें भी जीआईसी, सिंगापुर का जो जीआईसी है, नॉर्वे वेल्थ फंड जो है, नॉर्थ ईस्ट बैंक जो है, इन सब ने बढ़ चढ़ के बोलियां लगाई हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट है वो तो नजर आ रही है एलआईसी के आईपीओ के लिए, और 21,000 करोड़ रुपए ऐसा लग रहा है कि एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब क्या ये किसी बड़े इंडेक्स का भी हिस्सा बन सकती है एलआईसी गोइंग फॉरवर्ड? उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट रजत देखिए ये इतनी बड़ी कंपनी है, इनका मार्केट शेयर, ज्योग्राफिकल रीच इतना बड़ा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले दिनों में शायद निफ्टी की कंपनी बने या एमएससीआई के इंडेक्स में ये इंक्लूड हो जाए। और इसीलिए शायद जो एफआईज है, लोकल फंड्स है, इन्होंने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया, एंकर बुक को दिया है। आने वाले दिनों में जब मार्केट में ये स्टॉक लिस्ट भी होगा, तभी मेरे ख्याल से काफी अच्छी बाइंग सेकेंडरी मार्केट से होने की अपेक्षा है, क्योंकि ऐसे बड़े स्टॉक्स में इंडेक्स में इंक्लूड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सचेंजेस वो इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली पॉजिटिव है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से क्या है ना कि कोई कह नहीं सकता कि ये कभी होगा, बट डेफिनेटली कम से कम 2-3 महीने में हो सकता है कि इसको इंडेक्स में इंक्लूड किया जा सके। अच्छा, मैं कुछ जो निवेशक हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी बारीकियां मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी प्राइस भरना है, आप सेफर साइड पे अगर हायर एंड भर दोगे 949 तो ही ठीक रहेगा। लेकिन जो ब्लॉक होगा अमाउंट, वो आसबा और जो हम यूके वगैरह से जो आईपीओ की पेमेंट करते हैं उसमें जो ब्लॉक होगा वो 949 माइनस 60 रुपीज फॉर पॉलिसी होल्डर्स और 949 माइनस 45 फॉर एम्प्लॉयज या फिर जो रिटेल कैटेगरी है उनके लिए। यानी कि अल्टीमेटली जो आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप एक लॉट सब्सक्राइब करते हो, तो एम्प्लॉयज और रिटेल को 13,560 और पॉलिसी होल्डर्स को 13,335, इस हिसाब से ये होगा। और ये ब्रोकर के टर्मिनल पे आपको दिखाई देगा। लेकिन सर अविनाश सर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर कोई एम्प्लॉय कैटेगरी में है, रिटेल कैटेगरी में है और पॉलिसी होल्डर भी है, तो 3 एप्लीकेशन भर सकता है सर। ये तो कमाल हो गया। अगर तीनों के तीनों आ गए तो हो सकता है एक चांस बन जाए अगर लिस्टिंग अच्छी हो जाए। नहीं बिल्कुल रजत, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी पहली बार मिल रही है लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को, कि वो पॉलिसी अगर होल्डर है तो उनको 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद अगर रिटेल कैटेगरी है, एम्प्लॉय है, तो जहां पे ऐसे मौके मिलेंगे आई थिंक रिटेल निवेशक इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको एडिशनल रिजर्वेशन मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, क्योंकि काफी लोग पॉलिसीज इंडिया में तो एलआईसी की हर घर में पॉलिसी रहेगी। उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका और भी फायदा, और प्लस जनरल जो पब्लिक कैटेगरी है वहां पे वो आप उनको भी मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से इतना ही है कि उनको डीमैट अकाउंट्स ऑब्वियसली खुलवाने लगेंगे, और मेरे ख्याल से हर एप्लीकेशंस को सेपरेटली डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो डिस्काउंट जो है वो अलग अलग कैटेगरी में उनको मिलेगा। बट डेफिनेटली ये अच्छी बात है। डेफिनेटली एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद रिटेल को थोड़ा सा पुश करने के लिए और इस इश्यू को प्रमोट करने के लिए शायद ये किया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि रिटेल का जो परसेंटेज है वो एलआईसी के शेयर होल्डर्स में ज्यादा से ज्यादा।
15 शेयर्स का एक लॉट है। मैक्सिमम आप जो है वो 2 लाख की अगर रिटेल कैटेगरी में हो तो 2 लाख से ज्यादा तो आप अप्लाई कर नहीं पाओगे, तो यानी कि 210 शेयर से ज्यादा नहीं अप्लाई कर पाओगे, न्यूनतम 15 शेयर आप अप्लाई कर पाओगे। तो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं कि जो हम बार बार पॉलिसी होल्डर्स बोल रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपीज डिस्काउंट है, जो भी प्राइस तय होगा उस पर, तो उस पर आप ये समझिए कि पॉलिसी होल्डर कौन, पॉलिसी होल्डर जो डीआरएचपी फाइल होने की जो तारीख है 13 फरवरी, अगर उस दिन आपके पास ये पॉलिसी होगी एलआईसी की, उस दिन थी अगर ये पॉलिसी 13 फरवरी वाले डेट, तब आप पॉलिसी होल्डर माने जाएंगे। और एक और इसमें क्लॉज है कि जो इशू खुला है, यानी कि आज 4 मई को जो इशू खुला है, इस दिन भी आपके पास एलआईसी की पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये 13 फरवरी 4 मई इंपॉर्टेंट तारीखें हैं जब आपके पास एलआईसी की पॉलिसी होना चाहिए, तो आपको पॉलिसी होल्डर कंसिडर किया जाएगा। अब एक और क्लॉज वो ये था कि एलआईसी ने बोला था कि अपनी पॉलिसीज को, एक पॉलिसी को, कोई भी अगर आपके पास पॉलिसी हो एलआईसी की, उसमें से एक पॉलिसी को आप पैन कार्ड से लिंक कर लीजिए, और उन्होंने एक इसका डिटेल प्रोसेस भी बताया था। तो वो आपको लिंक करवानी जरूरी थी, उसकी तारीख जो दी थी एलआईसी ने वो थी 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी को अगर लिंक कर लिया होता पैन कार्ड से, तो आप एलिजिबल होते एज अ पॉलिसी होल्डर इस आईपीओ के लिए, और आपको 60 रुपीज का डिस्काउंट आईपीओ प्राइस पे मिलता। मल्टीपल पॉलिसीज अगर आपके पास हो तो उसमें से सिर्फ एक पॉलिसी अगर आपने पैन कार्ड से लिंक करी होती तो काम हो जाता। एक पॉलिसी होल्डर को एक ही एप्लीकेशन भरने की अनुमति है, लेकिन जैसे हमने कहा कि अगर आप पॉलिसी होल्डर हो, एम्प्लॉय हो और रिटेल कैटेगरी में भी लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 3 एप्लीकेशन भर सकते हो। अपर कैप 2 लाख 2 लाख 2 लाख। और माइनर, ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के कि माइनर अगर है तो उसके नाम पे भी पॉलिसी भरी जाती, अगर ली हुई है तो क्या किया जाए। हाँ, तो माइनर के नाम पे अगर पॉलिसी है तो माइनर के नाम पे डीमैट अकाउंट भी खुलता है, तो आप उसी के नाम पे डीमैट में ही आप अप्लाई कर पाओगे। पैसे चाहे ऑब्वियसली आपके इनकम से जा रहे हैं वो बात अलग है, उसके बाद टैक्स जो क्लॉजेस हैं वो अलग बैठेंगे, लेकिन हाँ, आप माइनर के नाम पे अगर पॉलिसी ले रखी है तो माइनर के नाम पे ही डीमैट अकाउंट और माइनर के नाम पे ही आपको फिर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन करनी पड़ेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है बारीकियां, ये आपको हमने समझाने की कोशिश की। लेकिन सर लास्टली अगर इस आईपीओ को 5 में से रेटिंग देनी हो तो आप कितनी रेटिंग देंगे? और ओवरऑल अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपका आखिरी मैसेज क्या होगा, एलआईसी के आईपीओ में क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस? मेरे ख्याल से देखिए एलआईसी के आईपीओ के लिए 5 में से मैं कम से कम 3.5 दूंगा, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये ऐसा आईपीओ है जो बार बार नहीं आएगा, अच्छे प्राइस पे ऑफर हो रहा है और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा है। मैं समझता हूँ लिस्टिंग गेन्स के लिए कोई लालच न रखे, क्योंकि हो सकता है आपको 150-200 रुपया मिले लिस्टिंग पे, लेकिन जो बड़ा पैसा बनेगा वो बेसिकली आपको 1.5-2 साल पकड़ने के बाद मिलेगा। और ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहेगी कि परफॉर्मेंस पोस्ट लिस्टिंग अच्छी आए और मार्केट शेयर भी बढ़े। जैसे आपने कहा कि मार्केट शेयर गिर रहा था, तो नेट नेट मेरे ख्याल से रिटेल निवेशकों को ये बात समझ के अपने रिटेल का जो एडवांटेज है, जिनको 45 और 60 रुपए मिल रहा है पॉलिसी होल्डर्स को, वो उनको फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ऐसे मौके मिलेंगे नहीं। और डेफिनेटली बड़ी लिस्टिंग नहीं बट एक स्टेडी लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली आपको तैयार होना चाहिए। एलआईसी ने ना अपने डीआरएचपी में, आरएचपी में ये भी बता रखी कि कौन कौन सी पॉलिसीज एलआईसी ने जारी की हुई हैं। बहुत प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं कि पीएमवीवाईवाई जो पॉलिसीज है, प्रधानमंत्री वय योजना, पेंशन पॉलिसीज होती हैं, जो अगर कोर डिस्ट्रीब्यूटर है एलआईसी तो क्या वो पॉलिसी वैलिड पॉलिसी धारक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो देखिए उन्होंने डिटेल्ड हर पॉलिसी का नाम दे रखा है अपने डीआरएचपी में, आप वहां पर जाके भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी पॉलिसी एलआईसी के थ्रू इशू हुई है और अगर आपके पास वो है तो आप पॉलिसी होल्डर समझे जाएंगे। अविनाश जी शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और एलआईसी पे विस्तार पूर्वक बताने के लिए कि क्या आउटलुक निकल के आता है।